नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास की और मध्य प्रदेश के इतिहास में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश। ये एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए भी और आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन, ताम्रपाषाणकालीन और लोह युगीन संस्कृति पर चर्चा करेंगे। आप सबको पता है कि जब इतिहास का वर्गीकरण किया इतिहासकारों ने तो उसे 3 भागों में बांटा। चूंकि हमारे बोर्ड में जगह नहीं है ज्यादा, तो मैं ऐसे ही आपको पूरी बात बता देता हूँ। पहला भाग था वो है जिसमें कि क्योंकि जो आधार बनाया गया था विभाजन के, इतिहास के विभाजन का आधार बनाया गया था वर्गीकरण का, वो था लिप्योल्लेखन। कि जिस काल में मानव ने लिप्योल्लेखन नहीं सीखा था, अर्थात जिस काल का हमें जितना भी ज्ञान होता है, जानकारी मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक जो स्रोत हैं या पुरातात्विक जो भी हमें पुरानी जो भी हमें उपकरण, औजार, पुरानी वस्तुएं, सामग्री प्राप्त हुई है, जिससे हमें जानकारी मिलती है, उस आधार पर हमने कहा कि वह है प्रागैतिहासिक काल था। मतलब जिस काल का मानव कुछ नहीं जानता था, हु करता था, बस आवाज निकालता था। उसे ना तो भाषा का ज्ञान, ना लिपि का ज्ञान, ना उसे लेखन का ज्ञान था। तो उस काल को हमने प्रागैतिहासिक काल कहा। और दूसरा काल जिसमें लिपि और लेखन तो था पर उसे आज भी तक पढ़ा ही नहीं गया, है ना। और जिसका सिर्फ और सिर्फ हमें जो ज्ञान होता है वो पुरातात्विक स्तर पर मौजूद जो सामग्री हमें प्राप्त हुई है, जिसमें कि मुख्य रूप से हम हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं, है ना। और इसके पश्चात हम देखते हैं कि ऐतिहासिक काल जहाँ लिपि और लेखन का पूर्ण रूप से विकास हो चुका था। तो 3 काल थे। उस ऐतिहासिक काल का जिसमें लिपि और लेखन का पूर्णतः क्या हो चुका था, विकास हो चुका था। तो 3 इतिहासकारों ने 3 कालों को लिपि और लेखन के आधार पर मान दिया कि जिस काल में लिपि लेखन ही नहीं था, जिस काल में लिपि लेखन था पर पढ़ा नहीं गया, और जिस काल में लिपि और लेखन का क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित विकास हो चुका था। तो जिस काल में लिपि लेखन नहीं था उसे प्रागैतिहासिक काल, जिसमें लिपि लेखन था पढ़ा नहीं गया उसे आद्यैतिहासिक काल, और जिस काल में लिपि लेखन का सुव्यवस्थित विकास हो चुका था, जिसे पढ़ा गया है और जिसे समझा भी गया है, तो उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्योंकि हम किस काल की बात कर रहे हैं, पाषाण काल की, ताम्र पाषाण काल की, लोह युगीन संस्कृति की। तो इस टाइम की बात करें जब मानव ने धरती पर कदम रखा था, और कदम जब रखा था मानव ने, तो उसने कदम रखने के दौरान अपने आप को और अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया, अपने अस्तित्व की रक्षा का काम किया। क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ अभी एक छोटा सा दिमाग था, भेजा था, जिसके साथ वह धरती पर इस संसार में आया था, और उसने उसी बीजे का इस्तेमाल धीरे धीरे करना प्रारंभ किया। उसको भी भूख लगी होगी, उसको भी पेट होगा, तो भूख लगी होगी तो क्या करेगा, या तो वो पेड़ पौधों की पत्तियां, फल या जड़ खाएगा, और उसमें भी उसको भेजे का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि किस मुझे पशु पक्षी या किसी पत्ती, पेड़ पौधे की जड़ को, फल को कब खाना है, कैसे खाना है। तो कई उस काल में 25 लाख साल पुरानी, 20 लाख साल पुरानी बात है, जिस काल में पृथ्वी पर कई प्रकार के भूगर्भिक स्तर पर और धरातलीय स्तर पर, पर्यावरण के स्तर पर, वनस्पति के स्तर पर, जीव जंतुओं के स्तर पर, हर एक स्तर पर परिवर्तन चल रहे थे। और हर एक जीव जंतु, हर एक जो वहाँ प्राणी थे, वो अपने अस्तित्व की रक्षा करने का प्रयास भी कर रहे थे। बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, और ये भी उस समय अपने शारीरिक स्तर पर बहुत बड़ा था। तो ये अपने जीवन को कैसे बचाए, कैसे अस्तित्व की रक्षा करे, तो इसने देखा कि भैया या तो मैं पेड़ पौधों की पत्तियां खा गई, परंतु उसमें भी ज्ञान होना चाहिए, क्या पता कोई जहरीला फल पेड़ पौधा खा लिया और ये निबट गया। और उस समय ये समूह में नहीं रहता था, अकेला रहता था। झुंड नहीं बनाए थे शुरुआत में इसने। पहली बार ये पेड़ से उतरा था और पहली बार इसने मैदान के स्तर पर, पहाड़ियों के स्तर पर, नदी घाटियों के स्तर पर घूमना चालू किया। और भूख लगेगी तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, या तो पेड़ पौधे की पत्तियां या जानवरों को खाएगा। और जानवरों को खाना और जानवरों को मारना ये इसका प्रमुख काम था। तो पत्थरों का इस्तेमाल करता था, क्योंकि उस समय जानवरों को मारने के लिए और कोई हथियार था ही नहीं कि इसके पास कोई ऐसा विशेष हथियार हो। बस इसके पास आसपास जो पत्थर थे, आज भी हम कोई लड़ाई हो जाती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई कुत्ता पीछे पड़ जाता है, पत्थर ही उठाते हैं, है कि नहीं। तो आज भी हमारे अंदर आदि मानव का कोई ना कोई गुण डेवलप का है, डोमिनेट कर रहा है कि नहीं। तभी तो हम क्या करते हैं, पत्थर उठा लेते हैं तुरंत, है ना। तो पत्थर का इस्तेमाल किया उसने। सबसे प्रमुख जो उपकरण था उसका, औजार था पत्थर। पत्थर से ही ये शिकार करता था, पत्थर की ही गुफा में रहता था, पत्थर से ही ये क्या करता था, अपने चित्रकारी करता था। अर्थात इसका पूरा जीवन ही पत्थर मानो।
इसलिए उस पत्थर को संस्कृत भाषा में पाषाण कह दिया। पत्थर का काल कहना कुछ अनुचित लगेगा और उचित शब्दावली इस्तेमाल की जाती है हमें, जिससे कि हमें पढ़ने में भी अच्छा लगे, तो उसे हमने कहा, क्या कहा, पाषाण, पाषाण काल। पाषाण काल मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें उसने लाखों साल तक पत्थर के उपकरणों को उपयोग करते हुए अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया। तो पत्थर उसने उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बच्चों, है ना। और आज भी पत्थर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भवन निर्माण में तो पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, सड़क निर्माण में तो पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, चूना पत्थर से हम सीमेंट बना रहे हैं। अगर पत्थर ना हो तो कैसे काम चलेगा, बोलिए। तो पत्थर का इस्तेमाल किया, और जब पत्थर का इस्तेमाल करता है बड़े बड़े जानवरों को मारता है। आप सबको पता है कि पत्थर के जो औजार थे वो मुख्य रूप है, ये आप जाएंगे ना नदी किनारे आपको मिल जाएंगे। ये गोल और सपाट होते हैं ना, गोल सपाट होते हैं। ये ऐसे गोल सपाट जिसे मैं बना के बता सकता हूँ, ये गोल सपाट ऐसे होते हैं ना। पत्थर के शुरुआती औजार थे, बड़े कठोर होते थे, नदी किनारे आपको मिल जाएंगे गोल सपाट। इन्हें पेबुल कहा जाता था और इसी का सबसे पहले इसे इस्तेमाल किया था। तो कुछ लोगों ने इसे पेबुल संस्कृति कहा। कौन सी संस्कृति बच्चों? पेबुल संस्कृति कहा, क्योंकि इसको नदी घाटी के किनारे ये पेबुल के बड़े मजबूत पत्थर मिलते थे। साथ में नदी घाटी के आसपास जानवर भी पानी पीने के लिए आते थे, इसलिए अधिकांशतः इसके उपकरण हमें कहाँ से प्राप्त होंगे? नदी घाटियों से। तो शुरुआती जो पुरातात्विक स्थल हमें कहाँ से मिले हैं? नदी घाटियों से। जबकि मेरा जो मानना है, ये नदी घाटियों में रहता नहीं होगा, क्योंकि इतने निचले स्तर पर गुफाएं नहीं मिलती होंगी। अधिकांशतः गुफाएं हमें कहाँ से मिली हैं? जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और ऊंचे वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि पता चला कि रात में नदी घाटी पर बैठकर अपना खाना खा रहा है, वहीं सो रहा है, कोई जानवर आया पानी पी ले, देखा कि अच्छा इधर सो रहा है, निपटा दिया ऐसे ही। तो याद रखें, ये नदी घाटी में तो अपना खाने का बंदोबस्त करने जाता था, अर्थात वहां से औजार भी इकट्ठे करता था, वहीं जानवरों को मारता था। इसलिए हमें भी औजार, हम क्योंकि क्या मिलेगा, यहीं से सब कुछ मिलेगा नदी घाटी से। अपना रहने के लिए गुफाओं में चला जाता था, तो ये गुफाओं से तो दो जगह से इसके सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले, एक तो नदी घाटियों से और एक गुफाओं से। क्योंकि गुफाओं में रात में अपना जब अंधेरा हुआ, अपना गुफा में जाकर अपना क्या कर रहा है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करवा रहा है, अपने आप को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो आप देखेंगे विंध्य पहाड़ियों में जो स्थित है गुफाएं, रायसेन में अब्दुल्लागंज के पास, जिसे आप भीमबेटका के नाम से जानते हैं, श्री बाकड़दर जी महोदय ने इनका इनकी खोज की 1957 में, और यूनेस्को की धरोहर में भी इन्हें शामिल किया गया। यहाँ से बाकायदा भीमबेटका से वो मानव, पाषाणकालीन मानव के रहने के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ इन गुफाओं में बाकायदा चित्रकारी भी की गई है। और जिस चित्रकारी से हमें उन विलक्षण जीवों की, जो समय थे, इसके शिकार करने के तरीकों की, युद्ध की, नृत्य की, समूह की, लैंगिक भेद की, प्रकृति के तत्वों की, रंगों की, जानवरों की जानकारी प्राप्त होती है कि किस प्रकार से पशुओं पर बैठकर सवारी करता था, किस प्रकार से पशुओं का इस्तेमाल यह है युद्ध के लिए भी करता था, किस प्रकार यह है आपस में मिलकर नृत्य करता था, संगीत करता था। अर्थात इसके पास उस समय जो भीमबेटका से हमें साक्ष्य मिले हैं, वो क्या करता होगा, नदी घाटी में जाता होगा खाना पीने खा के। नर्मदा नदी घाटी है आपकी, चंबल नदी घाटी है, और सोन नदी घाटी, ये दो तीन नदी जो घाटियां हैं मध्य प्रदेश में, यहाँ से ही हमें पाषाणकालीन, जो परापाषाणकालीन समय था, सबसे पहला समय था, उसके ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखें बच्चों कि अपने जीवन में यह समय सबसे ज्यादा इन घाटियों में बिताया, क्योंकि लाखों साल तक स्ट्रगल करता रहा अपने जीवन को बचाने के लिए। और इसने जब स्ट्रगल किया अपने जीवन को बचाने के लिए, इधर इसलिए आज हम इधर हैं। अगर ये अपने आप को नहीं बचाता अपना हमारा पूर्वज, तो फिर आज हम यहाँ नहीं होते। तो शुरुआत में ये दो जगह दिखाई देंगे इसके साथ, एक तो नदी घाटी में, और एक आपके कहाँ नजर आएंगे, आपके गुफाओं में। तो गुफाओं में हमें भीमबेटका की गुफाएं नजर आएंगी, है ना, आदमगढ़ की गुफाएं नजर आएंगी, जहाँ ये क्या कर रहा है, रात में अपना आवास बनाकर वहां रुक रहा है। ये दिन में भी रुकता हुआ, रात में भी रुकता हुआ। तो हमें एक तरफ उन गुफाओं में चित्रकारी नजर आएगी, एक तरफ उन गुफाओं में जब रहेगा तो कुछ पशु भी इसके पास आ जाएंगे, तो पशुपालन भी प्रारंभ कर देगा। क्योंकि आप सबको पता है कि कई बार हम किसी जगह रहने लगते हैं, तो कुछ पशु अपनी खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस जगह पर आना चालू कर देते हैं, आकर्षित होने लगते हैं, है ना। आप भी कहीं रहिए, किसी भी कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में या कोई सुनसान क्षेत्र में रहना प्रारंभ करेंगे, तो वहाँ कुछ पशु पानी पीने के लिए उन्हें लगेगा पशुओं को कोई रह रहा है, तो उसने भी अपना भोजन का, अपने पीने के पानी का इंतजाम कर रखा होगा।
तो वो पशु पर आकर्षित हुए। तो धीरे-धीरे इसने पशुपालन के काम भी किए पशुपालन, क्योंकि पशुपालन का साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़, होशंगाबाद से प्राप्त होता है। यहाँ से कुछ पशुओं की हमें हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो इससे यह अंदाजा लगता है कि हाँ, गुफाएँ रही हैं आदमगढ़ में और नहीं है गुफाएँ, और इन्हीं गुफाओं के पास इसने रहना प्रारंभ भी किया होगा। जैसे भीमबेटका में रहना प्रारंभ किया इसने रायसेन में, वैसे आदमगढ़ में भी रहना चालू किया होगा। तो जहाँ रह रहा है वहाँ से साक्ष्य मिलेंगे, और जहाँ से कार्य करने जा रहा है और पत्थर के उद्योग उसने वहाँ डेवलप कर रखे हैं नदी घाटी में, वहाँ से भी उपकरण मिलेंगे। इसलिए याद रखें, हमें मध्य प्रदेश में एक आपकी चंबल नदी घाटी नजर आती है, एक आपकी सोन नदी घाटी नजर आती है, और एक आपकी ये नर्मदा नदी घाटी नजर आती है पूरे क्षेत्र। तो इन 2 बड़े क्षेत्र थे, 3 बड़े क्षेत्र थे, जिनसे हमें पुरापाषाणकालीन मनुष्य के साक्ष्य मिलते हैं। शुरुआती मनुष्य के, चूंकि मध्य पाषाण काल आते आते चूंकि पुरापाषाण काल था, जब ये टाइम पीरियड था, तो उस समय पृथ्वी पर बर्फ जमी हुई थी, प्लेस्टोसीन युग था, और जैसे जैसे हिम पिघलती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो मध्य पाषाण काल में घास के मैदानों का विकास होता है, और छोटे छोटे जानवर उन घास के मैदानों पर आश्रित जो छोटे छोटे जानवर है, जैसे कि खरगोश है, चिड़िया है, हिरण है, ये सब विकसित होते हैं। तो जब और बड़े बड़े तालाबों का निर्माण होता है, जिनमें मछलियों का भी विकास होता है। तो अब ये मध्य पाषाण काल में जाके कैसा हो जाता है, ये पाषाण काल में तो ये सब नहीं था। मध्य पाषाण काल में जब टेम्परेचर परिवर्तित होता है घास के मैदानों को, छोटे छोटे जानवरों को, तो अब ये क्या करता है, मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करता है, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। तो ये माइक्रोलिथ एज के नाम से भी जाना जाता है, और फेंककर उनको मारता है। क्योंकि चिड़िया को मारना तो ऐसा तो नहीं कि बड़ा पत्थर लेके पीछे घूमेगा चिड़िया के पीछे, क्या करना पड़ेगा, उसे फेंक के मारना पड़ेगा पत्थर को। तो सिर्फ कैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी का भी इस समय ज्ञान हो गया था मध्य पाषाण काल में। इसके बाद नव पाषाण काल वह समय था जो क्रांतिकारी समय था, मतलब समय परिवर्तन का समय था। इस टाइम पीरियड में इसने बहुत कुछ अपने जीवन में नए नए ढंगों को, नए नए जीवन की पद्धतियों को डेवलप किया, जैसे कि कृषि। कृषि के विकास के लिए ऐसा नहीं कि हल लेके और बैल लगा के निकल गया और अच्छे से कृषि करना, नहीं, कुछ पौधे थे जिन पौधों को इसने देखा कि जीव जंतु से खाते हैं और उनसे उनकी भूख मिट जाती है, तो इसने उन पौधों का संरक्षण प्रारंभ किया, और उन पौधों का संरक्षण किया। उनकी कुछ बीज गिर जाते थे, फिर उगाते थे, तो धीरे धीरे उनका संरक्षण किया, स्टोरेज भी किया उनका, और उनका उपयोग अपने खाने में किया। तो समझ गया कि नहीं यार, अब मुझे शिकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों ना मैं इन पौधों को बड़े स्तर पर पृथ्वी या धरती के अंदर डालूं, है ना, और उससे मुझे फिर से पौधे मिलेंगे। तो ये उसने धीरे धीरे दिमाग लगाया, फिर उसने इसे आगे चलकर जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति नजर नजर आएगी, जिसमें वो तांबे का इस्तेमाल करेगा जमीन को उर्वर बनाने के लिए, और लौह संस्कृति में तो वो क्या कर देगा, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देगा। तो बताइए बच्चों, कृषि क्षेत्र में जहाँ नवपाषाण काल में उसके पास सिर्फ और सिर्फ पत्थर है, उस काल में कृषि करना चालू कर दिया, और वहीं लोह युगीन संस्कृति में तो वो क्या कर देगा, कृषि के विकास को उस चरम पर ले जाने का प्रयास करेगा, जिससे कि वह इतना उत्पादन कर सके कि वह भी खा ले और शेष बच भी जाए। और इसी कारण से आप सबको मैं बता दूं कि यहाँ नवपाषाण काल में ना तो उसके पास कोई गांव है, आप देखेंगे भीमबेटका की गुफा है अगर देखें, या उसके हम नेवरी श्यामला हिल्स में जो गुफाएं मौजूद हैं, या बैरागढ़ है, यहाँ पर मनुभावन टेकरी, 4 स्थान है भोपाल में, जबलपुर में भेड़ाघाट, लमेटा, ये वो क्षेत्र है जहाँ वो कृषि कर पा रहा है, और ये वो क्षेत्र है जहाँ नदी घाटी को शिकार कर पा रहा है, और ये वो क्षेत्र है जहाँ पशुपालन कर पा रहा है, पशुपालन प्रारंभ कर रहा है। तो याद रखें बच्चों, आपको दिमाग बिल्कुल यहाँ फोकस होकर इस बात को समझना चाहिए कि ये वो चित्र है जहाँ शिकारी के रूप में नजर आ रहा है, प्रमुखता से वो दिन और रात शिकार कर रहा है, इसलिए वो नदी घाटी में उसके अवशेष नजर आएंगे, उसके हमें पुरातात्विक साक्ष्य नजर आएंगे। तो वही वो यहाँ कहाँ नजर आएगा, कहाँ नजर आएगा, वो पहाड़ों में नजर आएगा, कुछ मैदानों में नजर आएगा, क्योंकि मैदानों का विकास हो चुका है बच्चों, और वहाँ ये नवपाषाण काल में कृषि कार्य करते हुए उन क्षेत्रों में नजर आएगा जहाँ वह भूमि को कृषि योग्य बनाने जा रहा है, जहाँ वह भूमि का इस्तेमाल कृषि के कार्यों में कर पा रहा है, जहाँ उसे लग रहा है कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ कृषि के कुछ पौधे उग रहे हैं, और उन पौधों का वो संरक्षण करके उनसे अपना लाभ ले सकता है, उनका वो कर सकता है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से हटेगा, मतलब नदी घाटियों से हटकर वो किधर की तरफ बढ़ रहा है, मैदान की तरफ बढ़ रहा है, उन क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है जहाँ ऐसे पौधे हैं जो वहाँ उगे हुए हैं, और उनका संरक्षण करके वो अपना कृषि कार्य को बढ़ावा दे सकता है। मतलब कि वो प्रति परिस्थिति जो बनाई जा रही है, प्रकृति जो उसे परिस्थितियां निर्मित करके दे रही है, उनके अनुकूलता के साथ काम कर रहा है और अनुकूलन बैठाने का काम कर रहा है। इससे देखिए, शुरुआत में शिकार कर रहा है और यहाँ आके कृषि कार्य कर रहा है, बोलिए। और यहाँ आके आप देखेंगे नदी घाटियों में रह रहा है, यहाँ मैदानों में रह रहा है, और यहाँ वो गुफाओं में रह रहा है, पेड़ पर रह रहा है। तो वहीं आके नवपाषाण काल में वो झोपड़ी नुमा घर बनाएगा,
आप देखेंगे यहाँ कुछ जगहों से आपको छतरपुर, जैतवाड़ा, संग्रामपुर, रेलण, तिलवारा, लमेटा, बेटाघाट, नेवरी, श्यामला हिल्स, मन भवन, टेकरी, बैरागढ़, ये वो स्थल है जहाँ से हमें उसके कृषि के, पशुपालन के और उच्च किस्म के औजार भी, पॉलिशदार औजार हमें इस समय के मिले हुए हैं। तो मतलब कि वो मानव क्या, जब देखिए कोई सभ्यता का विकास होता है तो वो धीरे-धीरे क्या करती है, उस क्षेत्र की ओर आगे बढ़ती है। जिस क्षेत्र में वो परिस्थितियाँ मौजूद हैं, जिन परिस्थितियों में रहकर वो प्रकृति के साथ समन्वय में बैठा सकता है। जैसे कि आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक कार्य कहाँ तक आए शुरुआत में? बताइए। ऋग्वैदिक कार्य आर्यों ने शुरुआत में कहाँ तक? यमुना, गंगा के मैदानों तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया, अरावली पर्वत तक उनका विस्तार रहा, बोलिए। और इसके बाद जब देखा कि आगे जंगल है और आगे उस जंगली भूमि में कई जीव जंतु हैं और वो जंगलों का हमारे पास कोई ऐसा उपकरण नहीं है कि हम उन्हें काट कर उस भूमि को अपने उपयोग लायक बनाएं, तो उन्होंने शुरुआत में उनका विस्तार सीमित था। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो वो गंगा घाटी से आएंगे गंडक तक, और इधर दक्षिण में आप अरावली पर्वत से आएंगे वो रेवा नदी तक, क्योंकि रेवा नदी का उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। सोचिए, तो रेवा, विंध्य के प्रदेश और रेवा प्रदेश में वो रेवा क्षेत्र में नजर आएंगे। तो क्यों? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हमारे पास अब लोहा आ गया। उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा से हमें लोहा प्राप्त हो गया था। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के इटावा के पास है और यही संस्कृति मध्य प्रदेश में भी नजर आती है लोह से, क्योंकि आप देखेंगे इटावा आपकी मुरैना भिंड, तो मुरैना भिंड में भी लोहे के हमें उपकरण प्राप्त होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि लोहे के उपकरण, तो यहाँ। और याद रखें कि इसी काल का मानव नवपाषाण काल में क्या कर रहा है? पहिया पहिया बना रहा है, और पहिए पर वो मिट्टी रखकर क्या बना रहा है? चाक घुमाकर मृदभांड बना रहा है। तो यहाँ मृदभांड बनाना प्रारंभ करेगा, पर वो ताम्र पाषाण काल तक आते थे, उनको रंगेगा, उनको डिजाइन करेगा। आपने देखोगे हमारे यहाँ मृदभांड जो होते हैं उनको रंगा जाता है बढ़िया, है ना? तो यहाँ काले लाल रंग के मृदभांड हुआ करते थे जिनको डिजाइन करता था, और वहीं लोह युगीन संस्कृति में यही मृदभांड फिर और डेवलप किए, ये चित्रित धूसर मृदभांड बना दिए कि यहाँ वो मृदभांड बनाना चालू करेगा, क्योंकि उसे पता है कि कुछ बीज हैं जिनका मुझे संरक्षण करना है। तो नवपाषाण काल के अंत तक मृदभांडों का विकास होगा, और वही मृदभांड आगे ताम्रपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल मतलब नवपाषाण काल में उसे धातु प्राप्त हो गई थी, धातु युग कहते हैं जिसे, तांबे की धातु, और उसने उस पत्थर से ज्यादा कोशिश की उस तांबे धातु को परिष्कृत करने की, पर वो कर नहीं पाया। इस टाइम पीरियड में भी वो तांबे के साथ साथ अधिकांशतः अभी भी पत्थर की, क्योंकि उसकी महारत किसमें थी, उसका ज्ञान किसमें था? उसका ज्ञान सिर्फ और सिर्फ किसमें था? अभी भी आपके पत्थर के उपकरणों में। इसलिए वह तांबे का तो इस्तेमाल करता था, पर अधिकांशतः वह पत्थर का अभी भी इस्तेमाल कर ही रहा था। परंतु उसने पूरी कोशिश की कि ताम्र पाषाण काल में वो तांबे को उत्खनन करे, तांबे का इस्तेमाल करे। उस समय राजस्थान तांबे की आहार, जो वहां पर आहार जो है, जो स्थल है, वो बहुत बड़ी तांबे की एक बस्ती हुआ करती थी, ताम्रवती कहते थे जिसे। वहीं पास में गलुद्ध था, उस समय बालाथल था, गणेश्वर था। ये वो जगह थी जहाँ से राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों से तांबा उत्खनन किया जाता था, और उसका उपयोग अन्य क्षेत्र के लोगों भी करते थे। आप देखेंगे कि भूभाग से राजस्थान से हमारी सीमा लगी हुई है मध्य प्रदेश की, और आप देखेंगे नीमच है, रतलाम है, मंदसौर है रतलाम है, आगर मालवा है, राजगढ़ है, ये गुना है, ये सब राजस्थान से लगे हुए। और ये जो राजस्थान से लगे हुए क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र को हम मालवा कहते हैं। पंजाब में एक जाति रहती थी, मालव जाति, जिन्होंने एक समय सिकंदर को चुनौती दी थी, बाण लगा दिए थे, सिकंदर की छाती में बाण लगा था। इसी कारण सिकंदर घायल हो गया था और आखिरकार अपने घर नहीं पहुंच पाया, और इराक बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और यही मानव जाति जब मालवा प्रदेश में रहती है, इस प्रदेश में, तो इसका नाम मालवा पड़ जाता है। तो ये राजस्थान का जो क्षेत्र था जहाँ से तांबा मिलता था, ये लोग जो इस समय नदी घाटियों में रहते थे, जो नवपाषाण काल में मैदानों में रहने लगे, ये वहां से तांबा लाना प्रारंभ कर दिए, और तांबा ले आए तो यही जो मालवा क्षेत्र था, जो कि कृषि के लिए भी, मिट्टी के लिए भी और कृषि परिस्थितियों के अनुकूल था, तो इन लोगों ने इसी क्षेत्र में एक संस्कृति डेवलप की तांबे के साथ साथ। तो उसे हमने ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का, जिसका डेवलपमेंट मालवा में हुआ, इसे मालवा संस्कृति कहते हैं। जिसके साथ आपको मंदसौर, देखिए मैंने बोला ना मंदसौर लगा हुआ, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। मंदसौर उज्जैन का पूरा, उज्जैन है, मंदसौर है, ये पूरा क्यों? क्योंकि आपका ऊपर क्षेत्र जो है राजस्थान, वो तांबे की खदानें हुआ करती थी, और वहीं से उस काल का मनुष्य अपने तांबे के उपभोग के लिए वहां से तांबा लाया करता था, आयात करता था। महिदपुर, रुनीसा, कायथा, डांगवाला,
ये सब उज्जैन में, सागर है, नर्मदापुरम, खेड़ीनुमा, बेसनगर, विदिशा, नावदा, टोली, खरगोन, बालाघाट का डोंगरिया, इंदौर का आजाद नगर, ये वो प्रदेश हैं जहाँ तांबे के हमें क्या मिले हैं, मनुष्य द्वारा किए गए उपयोग किए गए उपकरण प्राप्त हुए। तो तांबा नागपाषाण काल ही वो समय था जिसे हम क्या कर सकते हैं, क्रांतिकारी समय कह सकते हैं। कैसा समय कह सकते हैं बच्चों? पहला क्रांतिकारी परिवर्तन हमें नवपाषाण काल में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसमें वो है कृषि के साथ साथ धातु का भी खोज करना प्रारंभ करके उसका उपयोग करना प्रारंभ कर देगा, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे कि नवपाषाण काल में आप सागर का हिरण है, दमोह का संग्रामपुर, जयपुर, ये वो जगह है जहाँ वो है अपना कृषि कार्य भी कर पा रहा है, पशुपालन को भी विकसित कर रहा है, और साथ में यहाँ वो चारागाह डेवलप है, डेवलप चारागाह है आसपास। याद रखना, तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि नदी घाटी को छोड़कर वो क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पशुपालन में वृद्धि हो रही है और पशुओं के लिए यहाँ इन क्षेत्रों में चारा की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। साथ ही कृषि के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। आसपास सिंचाई के लिए भी नदियां मौजूद है, संसाधन पर्याप्त मात्रा में। तो ये क्या करेगा, उस क्षेत्र में जाकर रहना प्रारंभ करेगा ना, और साथ में धातु का इस्तेमाल कर रहा है, तो आगे चलकर वो है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में क्या करेगा, अच्छे मृद माट बनाएगा, है ना। क्योंकि उस समय मिट्टी के ही बर्तन एक ऐसी चीज थी जिसका इस्तेमाल वो पानी भरने में कर सकता था, अनाज को भरने में कर सकता था। और आज भी हम गांव में जाते हैं तो मिट्टी की कनाइयाँ होती हैं, उनमें अनाज को आज भी सुरक्षित रखा जाता है, और साथ में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल पेयजल के लिए किया जाता है। बोलिए, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है, मिट्टी के दीपक लगाए जाते हैं। वो बात अलग है कि आज थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो लोगों ने उन सब को त्याग कर दिए, स्टील के बर्तनों का यूज करना चालू कर दिया, लाइटिंग का यूज करना चालू कर दिया, है ना। परंतु आज भी हमारे देश के लोग हमारी प्राचीन कालीन सभ्यता संस्कृति जो नवपाषाण काल में डेवलप हुई, उससे आज भी हम जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि मिट्टी के बर्तन का यूज आज भी हम खाना पकाने में मिट्टी के बर्तन का यूज करते हैं, है ना। पानी को ठंडा करने में मिट्टी के बर्तन का यूज करते हैं। बोलिए, मिट्टी के बर्तन हमारे लिए हमारी कहें तो हम उसे कलश बोलते हैं, मिट्टी के कलश। जब कलश यात्रा निकाली जाती है तो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है मिट्टी का बर्तन, है ना। और अंत में भी हमें शरीर जो भूत है, मिट्टी एक पंचभूत में से एक भूत हम मानते हैं, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, उसमें हमें अंततः क्या हो जाना है, मिट्टी में ही मिल जाना है कि नहीं। तो मिट्टी के बर्तन काले लाल मृद भांड आज भी हमें मिलती हैं। जब हमें गर्मी लगने लगती है तो हम इस मिट्टी के बर्तन का यूज करते हैं, है ना। लौह संस्कृति, जब लौह संस्कृति कहाँ पर डेवलप हुई, हमारी मुरैना क्षेत्र में। तो आप देखेंगे नवपाषाण कालीन संस्कृति आपको जबलपुर, भोपाल, सागर, है ना, जबलपुर, भोपाल, सागर, दमोह और छतरपुर, ये उस क्षेत्र में दिखाई देगी जहाँ जल भराव की समस्या नहीं है, जहाँ ऐसी कोई उफान वाली नदियां नहीं है, जहाँ किसी प्रकार से कोई बाढ़ जैसी समस्या नहीं आ सकती उस क्षेत्र में। और यहाँ देखे जाए तो यह वो उस बाढ़ क्षेत्र में रह रहा है, नदी उफान पर आए आ जाए, क्योंकि उसे उसी क्षेत्र से अपने जीवन उपयोग की सामग्री प्राप्त हो रही है। जैसे कि चंबल घाटी में हम बात करें, मंदसौर का पसेवा एक जगह, मंदसौर में मनोटी एक जगह, इंद्रगढ़ में इंद्रगढ़ मंदसौर में, भानपुरा मंदसौर में। और इस क्षेत्र के उत्खननकर्ता प्रमुख रूप से चंबल घाटी के BS माकड़कर और SB त्रिवेदी थे। तो सोन घाटी में हमें अकावरी खीदी से मिलेगा, और इस क्षेत्र में उत्खननकर्ता निसार अहमद और GR शर्मा जी थे। और नर्मदा घाटी में तो आपको पता ही है, घाटी में सबसे ज्यादा हमें उत्खनन करने पर चीजें क्यों प्राप्त हो रही है, तो आप देखेंगे कि वहां अनूपपुर से लेकर आप खंडवा, खरगोन और नरसिंहपुर की पूरे बुरहानपुर तक की इन प्रदेश, क्योंकि ये एक लंबी नदी घाटी क्षेत्र है, और इसमें लंबे समय तक मनुष्य ने क्या किया होगा, बड़ी जनसंख्या में अपना शिकार किया होगा। इसलिए आज भी उत्खनन किया जा रहा है इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ से संभावनाएं पुरातात्विक अवशेषों की ज्यादा है हमें, और यहाँ से मिले भी ज्यादा है। देखिए आप नरसिंहपुर का भूतरा, यहाँ से मानव का एक जीवाश्म मिला है। महादेव पिपरिया 860 जैसे उपकरण, 860 उपकरण मिले हैं संख्या में। सीहोर का हथनौरा, यहाँ से तो मानव की खोपड़ी तक मिली है ना। भेड़ाघाट की बात करें, भीमबेटका रायसेन, है ना, सतकुंडा रायसेन, अमखेरा रायसेन, मावा भांजा की गुफा है नर्मदापुरम से। तो आप देखेंगे यहाँ मावा भांजा शैलाश्रय नर्मदापुरम से, और भीमबेटका की भी गुफाएं रायसेन से, क्योंकि नीचे उतरेगा रायसेन और नर्मदापुरम से जैसे ही नीचे उतरेगा, इससे नर्मदा घाटी का एक विशाल प्रदेश नजर आएगा। उस समय नर्मदा घाटी कितनी अथाई जाती थी। आज तो हमने नर्मदा घाटी क्षेत्र का क्या कर दिया, नर्मदा घाटी प्रदेशों का हमने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। नदी क्षेत्र में जाकर हम आज मकान बना रहे हैं, और आज आप देख रहे हैं कितनी प्रकार की उत्तराखंड में त्रसदी आ रही, क्यों? क्योंकि नदी क्षेत्र को हमने कब्जा लिया और कहा विकास हो गया। तो प्रकृति ने जब सबको निपटा दिया तो हम कह रहे हैं विनाश हो गया, है ना।
तो रायसेन रायसेन का क्षेत्र हो चाहे नर्मदापुरम का क्षेत्र हो बच्चे, अगर नर्मदापुरम का क्षेत्र है, सीहोर का हथनौरा है और आप कह रहे हैं कि यहाँ से, यहाँ सर वो तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, सीहोर के हथनौरा से अगर, क्योंकि यहाँ बड़े स्तर पर मानव रहा होगा पुरा पाषाण काल में। बच्चों बताओ, बोलिए। अगर आप कह रहे हैं कि नरसिंहपुर का भूतरा, सीहोर, भीमबेटका, भेड़ाघाट, ये वो क्षेत्र है नर्मदा घाटी का जहाँ विशाल का स्तर पर नर्मदा अपना विशाल स्वरूप धारण करती हुई बहती होगी, जहाँ विशाल पाट होगा, विशाल चौड़ाई होगी, और जहाँ बड़े स्तर पर जब विशाल काय नदी है, लंबी नदी है, तो ये बात पक्की है कि सबसे ज्यादा औजार कहाँ पे मिलेंगे? इसी नदी में। सबसे ज्यादा जानवर पानी पीने के लिए कहाँ आएंगे? इसी नदी में। तो सबसे ज्यादा उसे इसी नदी के आसपास क्या मिलेगा? शिकार मिलेगा। और वो अपनी जितनी ज्यादा जनसंख्या है जो उसके साथ अब रह रही है, वो झुंड पहले अकेला रहता था, पर उसने झुंड बनाना चालू किया, क्योंकि अकेला मानव कब तक शिकार करेगा। तो उसने देखा कि और भी है मेरे जैसे लोग घूम रहे हैं, तो अपने जैसे लोगों को हर कोई क्या करता है? अपने झुंड में शामिल करता है कि आओ यार सब मिलके करें। और आखिरकार उसने लोगों को बुलाकर उनके साथ रहना चालू किया होगा। फिर सामाजिक संबंध अलग बात है, पहला शिकार करने के लिए उसने क्या किया होगा? लोगों को झुंड बनाया होगा, है ना। तो ये हम खेरा, रायसेन, मामो भांजे, नर्मदापुरम, तो ये इस क्षेत्र से मिलना है, तो हमें कोई इसमें सोचना नहीं है, इसमें परेशान नहीं होना, इसमें दिमाग लगाना। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए पुरापात्र पाषाण कालीन जो साक्ष्य है मध्य प्रदेश में वो कहाँ से मिले, और ऑप्शन में आप थोड़ा दिमाग लगाना कि कोई नर्मदा घाटी का आसपास का क्षेत्र होगा, रायसेन है आपका, है ना, और जबलपुर है ना, और नर्मदापुरम है, या फिर चंबल घाटी का कोई मंदसौर वगैरह का क्षेत्र रहा होगा, बोलो, या फिर सीधी सोन घाटी का क्षेत्र रहा होगा। ये दिमाग लगाना वहां पे, है ना, कि उसमें ऑप्शन में अगर दिया है सीधी का, या कोई मंदसौर का, या नर्मदापुरम का, या सीहोर का, तो आप समझ जाना यस यही ऑप्शन सही है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है। तो ये बात पक्की है, फैक्ट हमसे बन जाएंगे। ठीक है। मध्य पाषाण काल में वो क्या करा? और होशंगाबाद, आजमगढ़ में दिन नजर आएगा, जहाँ वो है पशुपालन करते हुए नजर आएगा। नवपाषाण काल में वो भोपाल, जबलपुर के वो प्रदेशों में नजर आएगा जहाँ घास के अच्छे मैदान है, जहाँ नदियां उफान पर भी नहीं है, जहाँ बाढ़ की समस्या नहीं है, क्योंकि अब उसे पशुओं के शिकार से ज्यादा जरूरत किस बात की है? कृषि के विकास की, क्योंकि वो थक चुका है पशुओं का शिकार करते करते, क्योंकि पशु जिस जिस दिशा में जाते हैं उसी दिशा में वो सो जाना पड़ता है। तो यहाँ खानाबदोश जिंदगी जी रहा था, नवपाषाण काल में आते। अब बताइए, आप एक बात समझना, कृषि का विकास कर रहा है, तो एक पौधा है, पौधे को बड़ा होने में क्या लगता है? पौधे को बड़ा होने में टाइम लगता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उस पौधे का संरक्षण करने के लिए लंबे समय तक की जगह रहना पड़ेगा। इसलिए याद रखना, नवपाषाण काल में उसके जीवन में स्थायी प्रवृत्ति का विकास होगा, स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकास, लेकिन एक ही जगह रहेगा, और एक ही जगह रहेगा तो अन्य पशु भी उसके पास आएंगे, तो पशुपालन में और वृद्धि होगी, और धीरे धीरे वो ऐसे पशुओं का पालन करेगा जो ज्यादा हिंसक नहीं है। बच्चों समझना, पशुपालन ऐसा नहीं है कि वो हाथी को पाल लेगा कि शेर को पाल लेगा, अहिंसक जानवरों का, जिनके सींग छोटे हैं, इनके दांत छोटे हैं, बोलो, जो हिंसक नहीं है, और जो मनुष्य ज्यादा से ज्यादा ताकतवर नहीं, जैसे कुत्ता, कुत्ता मनुष्य से ज्यादा ताकतवर नहीं, ऐसा नहीं कि आपको कुत्ता पूरा का पूरा खा जाए, है ना, काट लेगा कुत्ता, पर ऐसा नहीं है कि कुत्ता आपको पूरा निपटा दे, जैसे मार दे, जान ले ले आपकी, ऐसा नहीं कर सकता। बच्चे की बात अलग है, छोटे बच्चे को मार सकता है कुत्ता, दांत भी उसके छोटे हैं, है ना, और आपसे ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं है। आप देखेंगे आसपास जितने भी पशु हैं, वो उसी मानव ने पालन की करना चालू किया नवपाषाण काल में। क्लियर है। तो यहाँ नवपाषाण काल में खेती और पालन जाल चालू किया। तो वहीं ताम्रपाषाण काल जब आया, तो ताम्रपाषाण काल आप देखेंगे इसमें उसने कृषि को और ज्यादा विकसित करने का प्रयास किया, क्योंकि तांबा धातु का उसने खोज कर ली थी, और तांबा धातु का इस्तेमाल वो है कृषि कार्य में कर रहा है, अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपयोग उपकरण बना रहा है। साथ में वो है जहाँ मृदभांड डेवलप करेगा, यहीं जाके वो लाल काले मृदभांडों से भी वो है निर्मित करेगा, लाल काले रंग से मृदभांडों को। और ये आवरा का मंदसौर कायता, मतलब ये प्रदेश भी आपको उन्हीं प्रदेशों के आसपास बस दूर स्थित नजर आएंगे, क्योंकि वो प्रदेश नदी घाटी में थे, कुछ मैदानों में थे, तो कुछ ऐसी जगह आगे बढ़ाएगा जहां वो एक बस्तियां बसा सके, छोटे पहाड़ों पर नजर आए, पर्वत पठारों पर नजर आएगा, पर्वतों पर नहीं, ना तो पर्वत पर जाएगा चोटी पे घर बनाने, ना घाटी में जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो नीचे कैसे उतरेगा, अपने कैसे खेती करेगा? तो दिमाग लगा रहा है कि मुझे ऐसी भूमि पर चाहिए जो पठारी भूमि हो, मैदानी भी ना हो ज्यादा, कि कल को बाढ़ आ जाए और मैं बह जाऊं उसमें, पता चला रात में सो रहा हूँ, झोपड़ी मेरी पानी में बह गई, है ना, क्योंकि वो झोपड़ी भी घर भी ऐसी जगह बनाएगा, क्योंकि उस समय आपको सब पता है कि टेम्परेचर बदल रहा है, पानी भी बरस रहा होगा, नदियों में हलचल हो रही होगी, नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो रहा होगा, तो इसके लिए समस्या रही होगी। तो वो पूरी कोशिश ऐसी जगह करता है कि जहाँ टीले टाइप की भूमि हो, ऊंची टीले हों, जहाँ से मैं कृषि भी कर सकूं, मेरी कृषि को, पशुओं को मुझे नुकसान ना हो, है ना। तो काय था, डांग वाला, महत्वपूर्ण, उड़ीसा, उज्जैन में, एरन सागर में, खेड़ी में, नर्मदापुरम में, है ना।
विसनगर आपका विदिशा में, नाबदा टोली, खरगोन, बालाघाट, डोंगरिया, इंद्रपुर। और इसके पश्चात वो लोह संस्कृति डेवलप करता है। तो आपको पता है कि ये उत्तर प्रदेश के पास इटावा, उत्तर प्रदेश में इटावा, इटावा के पास अतरंजी खेड़ा में ये लोह संस्कृति का विकास हुआ। और आप सबको पता है इटावा कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, जहाँ चंबल नदी जाकर यमुना में मिलती है, आप सबको पता है। ठीक है, यहाँ आपके यहाँ से निकलती है चंबल नदी, इंदौर के मऊ से, है ना। तो यहाँ ये जो है यमुना में मिलती है, तो इटावा में लोहा मिलता है। और यहाँ इस क्षेत्र में चूंकि इटावा पास में इस क्षेत्र के, इसलिए इस क्षेत्र में लोह संस्कृति नजर आती है। जैसे कि ग्वालियर, मुरैना, भिंड में लोहे के उपकरण, और यहाँ एक नए बर्तन नजर आते हैं, चित्र जिन पर चित्रकारी की जा रही है। अभी तक चित्रकारी किस पर कर रहा था बच्चे, या अभी तक चित्रकारी वो गुफाओं की दीवारों पर कर रहा था, और अब चित्रकारी किस पर कर रहा है, मान ही नहीं रहा चित्रकारी, क्योंकि अभी भी उसने लिपि और भाषा डेवलप नहीं की। इसलिए वो बर्तनों पर क्या बनाएगा, चित्र, क्योंकि अपनी फीलिंग वो कहीं तो वो क्या करेगा बयां, अब वो गुफाओं में नहीं दे रहा, इसलिए चित्रकारी गुफाओं पर करेगा नहीं, झोंपड़ियों में होगी नहीं, जो झोंपड़ी बना के रह रहा है। अब वो क्या करे, तो भाई उसने देखा कि यार मिट्टी का बर्तन बढ़िया है, इस पर अच्छे से लिखा भी जाएगा और रंग भी अच्छे से लग जाएगा और सूख भी लेगा अच्छे से और मिटेगा भी नहीं। इसलिए वो है किस पर चित्रकारी करते हुए नजर आएगा, बर्तनों पर चित्रकारी, क्योंकि उसके अंदर भाव चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो उस भावों को व्यक्त करने के लिए किसी न किसी सामग्री का इस्तेमाल करेगा। तो बताइए मेरी क्लास आपको कैसी लगी, क्या आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आया? आपको इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझने की जरूरत है जो मैंने आज समझाया। अगली क्लास में फिर ऐसे ही वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि मुझे और प्रेरणा मिले आपको अच्छे से अच्छे यहाँ से ज्ञान को डिलीवर करने की। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।